हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए ऑप्टिक्स के पिछले लेक्चर्स में अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर्स के बीच में अगर रखा हो तो कितनी इमेजेस बनती हैं, कहाँ कहाँ पर इमेजेस बनती हैं, और अगर ऑब्जेक्ट चल भी रहा हो और प्लेन मिरर्स भी चल रहे हों तो इमेज किस वेलोसिटी से चलती है। लेकिन जो पिछले केसेस थे वो इस पर बेस्ड थे कि दोनों प्लेन मिरर्स पैरेलल हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारे केसेस हम लोग अभी तक हैंडल कर चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के बीच में अगर हो तो इमेजेस किस तरह से बनती हैं, कहाँ कहाँ पर बनती हैं, और नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनती हैं, और उन इमेजेस में क्या ख़ास बात होती है। तो ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो देखते हैं। देखिए पिछले लेक्चर्स में हमने ये बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट दो प्लेन पैरेलल मिरर्स के बीच में होता है, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में होता है, तो होता क्या है भाई, क्यों मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, क्यों इनफाइनाइट बोला जाता है इमेजेस बनती हैं? क्योंकि लाइट रेज मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती जाती हैं एक दूसरे से, ठीक है। इससे रिफ्लेक्ट होगी, इस पर इंसिडेंट होगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी, इस पर इंसिडेंट होगी, इससे रिफ्लेक्ट होगी, उस पर इंसिडेंट होगी, और ये मल्टीपल प्रोसेस चलता रहता है अगर एग्जैक्टली दो प्लेन मिरर एक दूसरे को फेस करके हों, है ना। क्योंकि हम लोगों ने वो केस भी किया था जिसमें एक प्लेन मिरर ऊपर है एक नीचे है, तो ऐसे केस में अब ज़रूरी नहीं था कि इनफाइनाइट इमेजेस बने, तब के लिए फाइनाइट इमेज भी बनती थी, ठीक है। तो ये भी हम लोग केस देख चुके हैं। लेकिन इस सिचुएशन में तो हर बार यही होता था कि इनफाइनाइट इमेजेस बनती थी। अच्छा भाई, क्यों, वजह क्या थी? अभी फिर से देखिए, वजह ये थी कि भाई मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते रहते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से पहले, पहले से दूसरे, दूसरे से पहले। कभी भी लाइट रे हमेशा के लिए बाहर नहीं निकल पाती थी। हाँ, कुछ कुछ लाइट वेस्ट होती जाती थी, कुछ लाइट एनर्जी वेस्ट होती जाती थी, लेकिन पूरी तरह से कभी भी लाइट इन दोनों मिरर्स के पार नहीं निकल पाती थी। इसलिए इमेज का बनना कभी भी बंद नहीं होता है, ठीक है। हाँ, वो इंटेंसिटी टेंड्स टू ज़ीरो हो सकती है, ठीक है, ज़ीरो होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होती इमेजेस का बनना। इसलिए हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। अच्छा भाई, तो ये ट्रैप हो गई लाइट रे, दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में लाइट रेज ट्रैप हो गई, ठीक है। अच्छा भाई, लेकिन अगर ये दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स हों तब के लिए अब ज़रूरी नहीं होगा कि लाइट रेज ट्रैप हो जाएं, ठीक है। अब तो जैसे एक प्लेन मिरर ये है, एक प्लेन मिरर ये है, और एक ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं पर रखा है, सही है। तो हो सकता है कि एक बार लाइट इस पर गिरी, एक बार लाइट इस पर गिरी, ये देखिए इधर चली गई, सही है। इसी तरह से कभी ज़्यादा रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं भाई, इस पर गिरी, 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 ऐसे भी हो सकते हैं। यानी कभी ना कभी लाइट रेज इन प्लेन मिरर्स से बाहर निकल जाएंगी, कुछ मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होने के बाद, है ना। एक बार लाइट रे बाहर हमेशा के लिए निकल जाएंगी और फिर दोबारा किसी प्लेन मिरर पर इंसिडेंट नहीं होंगी, ठीक है। तो इस बार ऐसा नहीं हो रहा है कि लाइट रेज दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में ट्रैप हो जाएं, ठीक है। कुछ बार तो रिफ्लेक्ट हो रही हैं लेकिन फिर हमेशा के लिए निकल जा रही हैं, भाग जा रही हैं, ठीक है। तो जितनी बार टकराएंगी एक दूसरे से, ठीक है, जितनी बार लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी इन प्लेन मिरर से, उतने नंबर ऑफ़ इमेजेस बनेगी, ठीक है। तो इसमें समझ में आ रहा है कि इनफाइनाइट इमेज का तो कोई सवाल नहीं है। हाँ, फाइनाइट नंबर ऑफ़ इमेजेस ज़रूर बनेंगी। तो कितनी इमेजेस बनेंगी ये हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बात ये क्लियर हो रही होगी आपको कि इस बार इनफाइनाइट इमेजेस नहीं बनने वाली। क्यों? क्योंकि ये वैसा केस नहीं है जैसा कि ऐसी सिचुएशन में था कि लाइट रेज ट्रैप हो गई थी, फंस गई थी, दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में फंस गई थी, ठीक है। इस बार क्या है, एक बार पड़ी, दो बार पड़ी, तीन बार पड़ी, चार बार पड़ी, फिर देखिए निकल गई, ये हमेशा के लिए छोड़ के चली गई, ठीक है। तो अब निकल गई तो ये यू टर्न लेके तो वापस नहीं आएगी भाई। लाइट रे तो स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन में चलती है तो ये परमानेंट निकल गई बाहर, इसमें परमानेंट नहीं निकल पा रही थी बाहर, सही है। तो इसलिए नंबर ऑफ़ इमेजेस इस केस में इनफाइनाइट थी और उस केस में फाइनाइट होंगी। अब कितनी होंगी इसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है।
तो फाइनाइट इमेजेस विल बी फॉर्म्ड इन केस ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। तो इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के केस में फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होंगी। अच्छा भाई, कितनी इमेजेस फॉर्म होंगी इसके लिए भी देख सकते हैं भाई। इसके लिए एक चीज़ तो ये दी जाती है कि अगर दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल थीटा है और एक ऑब्जेक्ट कहीं बीच में रखा है तो कितनी इमेजेस बनेंगी। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला, एक मेथड, एक ट्रिक ये दी जाती है कि भाई आप एक नंबर सॉल्व कर लीजिए और वो नंबर क्या होता है 360 डिग्री बाई थीटा। ये नंबर आप सॉल्व कर लीजिए m इज़ 360 डिग्री बाई थीटा। अब ये चेक करिए कि क्या ये m इवन नंबर आया या ऑड नंबर आया। तो अगर ये m एक इवन नंबर आ गया तो नंबर ऑफ इमेजेस इस केस में m-1 एक कम इमेज बनेगी इस केस में, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर यही m ऑड आ गया, अगर ऑड आ गया तो एक चीज़ हमें और टेस्ट करनी होगी इस बार। क्या टेस्ट करनी होगी कि क्या ये जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों प्लेन मिरर्स के बीच में बीचों बीच में रखा हुआ है, क्या सिमेट्रिक फॉर्म में रखा हुआ है। तो सिमेट्रिकली अगर रखा हुआ है तब के लिए कुछ होगा नंबर ऑफ इमेजेस, और अगर एसिमेट्रिकल रखा हुआ है, अगर सिमेट्रिकली रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस अभी भी एक कम होंगी, और अगर एसिमेट्रिकली रखा हुआ था तो अब नंबर ऑफ इमेजेस पूरी m के इक्वल होंगी। एसिमेट्रिक मीन्स कि हो सकता है ये ऑब्जेक्ट इस प्लेन मिरर के ज़्यादा करीब हो, उस वाले से दूर हो, या इस वाले के ज़्यादा करीब है, उस वाले से दूर है, तो उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, मतलब बीचों बीच में नहीं है। और सिमेट्रिक मीन्स एग्जैक्टली बीचों बीच में है। अब ये बीचों बीच का पता कैसे चलता है, या तो लैंग्वेज में लिखा हो, या अगर लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ है तो कुछ ऐसा हो कि भाई एंगल है कुछ 60 डिग्री और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 डिग्री पर। एक एग्जांपल दिया जा रहा है आपको, है ना, तो इससे आप देखते ही समझ जाएंगे कि भाई अगर 60 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 डिग्री पर, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बीचों बीच में रखा हुआ है। ये चीज़ होती है सिमेट्रिक, अदरवाइज एसिमेट्रिक, ठीक है। एसिमेट्रिक की पहचान कैसे करेंगे भाई, ये 40 डिग्री पर रखा है, 50 डिग्री पर रखा है, 45 डिग्री पर रखा है, ठीक है। तो बिल्कुल बीचों बीच वाली लाइन यानी एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन पर नहीं रखा है तो ये कहलाएगा एसिमेट्रिक। अगर एंगल बाई सेक्टर वाली लाइन पर रखा है तो कहलाएगा सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक के केस में नंबर ऑफ इमेजेस डिफरेंट होती हैं। सिमेट्रिक के केस में नंबर ऑफ इमेजेस इस नंबर से एक कम, और एसिमेट्रिक के केस में नंबर ऑफ इमेजेस इस नंबर के बराबर। लेकिन ये सिर्फ कब देखेंगे सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वाली चीज़ें, ये तब देखेंगे जब ये नंबर एक ऑड नंबर आ जाए। इवन नंबर अगर ये आ गया तो चाहे सिमेट्रिक रखा हो एक ऑब्जेक्ट या एसिमेट्रिक रखा हो ऑब्जेक्ट, ऐसे में हम लोग इसको नंबर ऑफ इमेजेस हर बार क्या होंगी m-1 ही होंगी, ठीक है। तो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक चेक करते हैं सिर्फ कब के लिए, जब ऑड आता है, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा ये देख लेते हैं, ये तो चलिए ठीक है। देखिए एक एग्जांपल अगर देखना हो तो एक एग्जांपल भी देख सकते हो। जैसे कहा जा रहा है कि भाई एक ऑब्जेक्ट दो प्लेन मिरर्स के बीच में है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो बताइए कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो हम लोग काम क्या करें, इस नंबर को सॉल्व कर लें। 360/60 और 360/60 क्या आ जाएगा 660, तो ये आ जाएगा 6, और 6 का मतलब ये क्या हो गया इवन। और अगर ये एक इवन नंबर है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी 6 - 1 यानी कि 5, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं, तो 5 नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। अच्छा, इसमें हमने क्यों नहीं चेक किया है सिमेट्रिक रखा हुआ या एसिमेट्रिक रखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो 6 नंबर आया वो इवन है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक सिर्फ तब देखेंगे जब ऑड आता है। ऑड आता है जैसे कहा जाए कि दो प्लेन मिरर्स हैं, दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है 72 डिग्री, 72 डिग्री, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 30 डिग्री वाली लाइन पर, 30 डिग्री वाली लाइन पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस मिरर से 30 डिग्री वाली लाइन पर। तो फिर से देखिए, दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है 72 डिग्री, तो दिस इज़ थीटा।
अब थीटा है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस के लिए हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, 360 डिग्री बाई थीटा। तो थीटा इस बार है 72 डिग्री। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 5, और 5 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो अगर m ऑड आ जाए तो हमें देखना पड़ता है कि ये ऑब्जेक्ट क्या एंगल बाइसेक्टर पर रखा है। नहीं भाई, इस सिचुएशन में कहाँ पर रखा है, 30 डिग्री बाई लाइन। दोनों प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल क्या है, 72 का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, 36, और ये रखा हुआ है 30 पर। इसका मतलब है कि ये एसिमेट्रिकली रखा हुआ है, और अगर एसिमेट्रिकली रखा हुआ है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस पूरी 5 के इक्वल होंगी, पूरी 5 के इक्वल होंगी। हाँ, यही चीज़ अगर होता 36 डिग्री, तो सोचिए भाई 36 डिग्री क्या होता है, 72 का आधा, तो 72 का हाफ होता है 36। तो 36 अगर ये एंगल दिया होता तो हम कहते इस बार ये रखा हुआ है सिमेट्रिक। तो ऑड आया, फिर हमें देखना होता सिमेट्रिक एसिमेट्रिक, तो कैसा रखा हुआ है, सिमेट्रिक। और अगर सिमेट्रिक रखा हुआ है तो नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी होंगी, 4 इमेजेस बनेंगी। सही है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर दो प्लेन मिरर्स कुछ एंगल पर हों तो किस तरह से नंबर ऑफ़ इमेजेस के बारे में पता लगाते हैं इवन और ऑड आने पर। अच्छा, अब ज़रा ये देख लेते हैं कि ये -1 क्यों हो रहा है ना। कुछ केस में 1 कम हो जा रहा है, कुछ केस में 1 कम नहीं हो रहा है। तो ज़रा इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इमेजेस फॉर्म होती होंगी दो इंक्लाइंड मिरर के केस में। ठीक है, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि थोड़ा हमारा इसको क्लियरिटी थोड़ी अच्छी हो जाए, है ना। इसके कॉन्सेप्ट को और थोड़ा क्लियर किया जाए। भाई ये तो ठीक है, ये रूल तो है ही, इसको हमें तो याद रखना ही है इस रूल को, क्योंकि इससे बहुत जल्दी आप आंसर सॉल्व कर सकते हो। तो इस रूल को याद रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये कैसे हो रहा होगा ज़रा इसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, तो इसको अगर चेक करना है तो हम ज़रा थोड़ा सिंपल केस ले लें। देखिए, केस सिंपल थोड़ा तब हो जाएगा जब इन मिरर्स को हम लेकर चलें 90 डिग्री पर। तो सपोज़ ये मिरर्स रखे हुए हैं 90 डिग्री पर। ये देखिए, दो प्लेन मिरर्स 90 डिग्री के एंगल पर हैं और एक ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी इमेजेस बनेंगी। देखिए, हमें रूल तो पता ही है, अभी जो हम लोगों ने मेथड देखा था वो तो हमें पता ही है। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस तो हम लोग बता ही सकते हैं। कितनी इमेजेस बनेंगी बताइए जल्दी से। 360 बाई 90 और 360 बाई 90 4 हो गया, और 4 एक इवन नंबर है, तो इवन होता है तो एक कम कर देते हैं हर बार, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस 3 बनेंगी। अब ज़रा देखते हैं ये 3 इमेजेस बन कैसे रही होंगी। चलिए भाई, तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं मिरर M1 और इसको नाम दे देते हैं मिरर M2। अब देखिए, हम लोग इमेजेस बनाना शुरू करें, जैसे पिछले केस में भी दो पैरेलल प्लेन मिरर्स के केस में करते थे, है ना। एक से इमेज बनाते थे, वो कहते थे फिर वो इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर उससे इमेज बनाते थे पहली और कहते थे ये उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। तो उस प्रोसेस से हम लोग ज़रा इमेज बनाना शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि हम लोग इसी से शुरू करें, पहले इससे शुरू किया जाए। तो ये ऑब्जेक्ट देखिए इस मिरर के जस्ट सामने रखा हुआ है। तो जितना सामने ऑब्जेक्ट होता है भाई, प्लेन मिरर ही तो है, तो प्लेन मिरर होने की वजह से जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना पीछे इमेज बनेगी। तो ये पहली इमेज बन गई। अब हमें ये चेक करना है क्या ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना, समझना, पहचानना। क्या इस मिरर की बनाई गई इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर सकती है। सिर्फ एक चीज़ आप देख लिया करिए। देखिए, किसी एक इंस्ट्रूमेंट की बनाई गई इमेज दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव तभी कर पाती है जब एक इंस्ट्रूमेंट से निकली हुई लाइट रेज़ दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर पड़ने के चांस हों। तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली लाइट रेज़ दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर सप्लाई की जा सकती हों एज आ इंसिडेंट रेज़, तो पहले इंस्ट्रूमेंट की बनाई गई इमेज दूसरे इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करती है। तो क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है। देखिए भाई, कैसा हो रहा होगा। देखो, यहाँ से तो हमें दिख भी रहा है कि भाई यहाँ से लाइट रे जब रिफ्लेक्ट होंगी तो इस पर तो पड़ेंगी। तो ये तो हमें दिख भी रहा है। इस तरह से भी आप देख सकते हो, अगर दिख रहा हो क्लियरली। इस तरह से और देख सकते हैं कि क्या, देखो, एक प्लेन मिरर कब तक इमेज बनाता है। जैसे अगर एक सामने ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज पीछे बन जाएगी। सपोज़ यहाँ पर सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो भी इसकी इमेज पीछे बन जाएगी। परपेंडिकुलरली बैक साइड बनती है ना इमेज। अच्छा भाई, अगर एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से यहाँ पर रखा है, क्या यहाँ पर इसकी इमेज बनेगी। नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि ये तो इसके बैक साइड आ गया ऑब्जेक्ट।
है ना। अगर आप इसको डॉट डॉट करके थोड़ा आगे बढ़ाएं तो ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के पीछे आ गया। यानी जब तक एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के फ्रंट साइड होता है, फ्रंट रीजन में होता है, जब भी एक ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के फ्रंट रीजन में होता है या इवन प्लेन मिरर पर लाई भी करता है, तब तक एक प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकती है ना। ये देखिए, ये फ्रंट रीजन है, ये पूरा रीजन मिरर का फ्रंट रीजन है। तो जब तक एक ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट रीजन में होगा या इवन एक ऑब्जेक्ट मिरर के प्लेन पर भी लाई करेगा, तब वो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज को सक्सेसफुली बना सकता है। ठीक है भाई। और अगर एक ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट में नहीं बल्कि बैक रीजन में हो तो फिर इस ऑब्जेक्ट की फर्दर इमेज नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि इस लाइट रे तो स्ट्रेट लाइन में चलती है ना, तो इससे उठने वाली लाइट रे इसके फ्रंट सरफेस पर तो गिर नहीं सकती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है ना लाइट रेज। तो यहाँ से लाइट रेज इसके फ्रंट पर इंसिडेंट नहीं हो पाएगी, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनेगी। अच्छा भाई, यहाँ पर ज़रा देखिए इसी चीज़ को कैसे पहचाने कि क्या इसकी बनाई गई इमेज क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट है। ज़रा देखिए भाई, इसकी बनाई गई जो इमेज है वो इस मिरर के फ्रंट रीजन में है ना, फ्रंट रीजन में। कैसे पहचाना आपने? ये देखिए, ये फ्रंट रीजन है, ये इसके फ्रंट में लाई कर रही है। कौन? इसकी बनाई गई इमेज इसके फ्रंट में लाई कर रही है। तो अगर इसकी बनाई गई इमेज इसके फ्रंट में लाई कर रही है तो ज़रूर से ये मिरर इस मिरर की बनाई गई इमेज की इमेज बना देगा। सही है। देखो यहाँ से भी दिख रहा था कि इससे रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली लाइट रे इस पर तो एक बार गिरेगी ही गिरेगी। तो इसका आउटपुट इसका इनपुट है, इससे भी समझ में आ रहा है। और इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि अगर एक मिरर की बनाई गई इमेज दूसरे मिरर के फ्रंट में लाई करे, फ्रंट रीजन में लाई करे, तब तक वो मिरर पहले मिरर की बनाई गई इमेज की फर्दर इमेज बना सकता है। चलिए भाई, अब हम देखते हैं कि अगर ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रही है तो फिर ये मिरर इस इमेज की इमेज कहाँ पर बनाएगा? परपेंडिकुलरली बैक साइड, परपेंडिकुलरली बैक साइड। ये देखिए, ये हो गई इस मिरर की बनाई गई इमेज, ये हो गई किसकी इमेज? ये मिरर ने इस इमेज की इमेज बना दी यहाँ पर। अब फिर से हमें देखना है कि ये इमेज किसने बनाई? इस मिरर ने। अब ये चेक करो, क्या इस मिरर की बनाई गई इमेज क्या उस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी? उसी मेथड से क्या इस मिरर की बनाई गई इमेज इस मिरर के फ्रंट रीजन में है? देखो भाई, इस मिरर का फ्रंट रीजन किधर है? इधर। और ये बैक रीजन है। तो इस मिरर की बनाई गई इमेज इस मिरर के फ्रंट रीजन में नहीं लाई कर रही है, इस मिरर के बैक रीजन में लाई कर रही है। तो इस मिरर की बनाई गई इमेज का ये मिरर फर्दर इमेज नहीं बना पाएगा, यानी कि प्रोसेस यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है। चलिए भाई, तो दो इमेज अभी तक हमें मिली। अब ज़रा इस मिरर से शुरुआत करके देख लें। चलिए, अगर हम इस मिरर से इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना शुरू करें तो बताइए, जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही पीछे इमेज बन रही है, बनेगी। इसको I3 नाम दे दीजिए भाई। इस मिरर से भी तो सामने ऑब्जेक्ट है, तो जितना सामने ऑब्जेक्ट होगा उतनी पीछे इमेज बनेगी। ठीक है भाई। अब ये इमेज किसने बनाई? M2 ने। अब ये चेक करो, क्या M2 की बनाई गई इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर सकती है? चेक करना आपको बताया। कैसे चेक करोगे? इमेज ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर पाएगी कि नहीं, ऐसा चेक करिए कि क्या इसकी बनाई गई इमेज इस मिरर के फ्रंट रीजन में है या बैक रीजन में है। तो M2 की बनाई गई इमेज M1 वाले मिरर के फ्रंट रीजन में है। और अगर फ्रंट रीजन में है, देखो ये भी, यही तो इसका फ्रंट रीजन है, ये इसका बैक रीजन है, ये फ्रंट रीजन, ये बैक रीजन। तो M2 की बनाई गई इमेज M1 के फ्रंट में है। तो M1 M2 की बनाई गई इमेज की फर्दर इमेज बना देगा। फर्दर इमेज बना देगा तो कहाँ पर इमेज बनेगी? उतना ही पीछे जितना परपेंडिकुलरली सामने ऑब्जेक्ट है। अरे हम लोग क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ये इमेज तो फिर वहीं चली गई जहाँ पर I2 था। जहाँ पर I2 ऑलरेडी था वहीं पर I4 भी बन गया, यानी कि दो इमेजेस एक ही जगह पर बन गई। और अगर कभी भी दो इमेजेस एक ही जगह पर बनती हैं तो उसको दो काउंट नहीं करते, उसको एक काउंट करते हैं। एक इमेज कहलाएगी, ये दो नहीं कहलाएगी। ओवरलैप कर गई तो दो नहीं, एक दिखेगी आपको। अच्छा भाई, I4 किसने बनाया था? M1 वाले मिरर ने। आप फिर से चेक करो, क्या M1 की बनाई गई इमेज दैट इज़ I4 क्या M2 के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर सकती है?
पहचानने का तरीका आपको बताया कि क्या M1 की बनाई गई इमेज M2 वाले मिरर के फ्रंट रीजन में है या बैक रीजन में है। तो ये है फ्रंट रीजन और ये है बैक रीजन, तो I4 तो M2 के बैक रीजन में है, तो I4 की फर्दर इमेज नहीं बनेगी। सही है, यानी कि दूसरी तरफ से भी प्रोसेस एंड हो गया। हम लोगों ने इससे शुरुआत करी थी और इससे प्रोसेस एंड हुआ, फिर हमने इससे शुरुआत करी और इससे भी प्रोसेस ख़त्म। यानी कि टोटल कितनी इमेजेस बन रही हैं? देखने को तो 4 जगह दिख रही है इमेज, तो 4 तो दिख रही हैं, लेकिन हम लोग कितनी काउंट करेंगे? इसको एक कम काउंट करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी होंगी? 3। अरे यही तो इस रूल से भी आता है, टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस कितनी बनती हैं? 3। सही है, तो एक कम होने की वजह आपको समझ में आ रही होगी। एक कम होने की वजह ये होती है कि 2 इमेजेस एक ही जगह पर लाई करती हैं। तो जब भी 2 इमेजेस एक ही जगह पर लाई करती हैं तो हम उसको 2 नहीं बल्कि 1 काउंट करते हैं। तो पिछले अभी रूल जो हम लोगों ने देखा जिसमें बार बार 1 कम किया जा रहा था, तो वो 1 कम होने की वजह क्या है? 2 इमेजेस का एक ही जगह पर आ जाना, ये वजह है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती हैं 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के केस में। आप देखिए भाई, तो ये तो समझ में आया कि 1 सब्ट्रैक्ट क्यों हो रहा था। पिछले अभी रूल जो हम लोगों ने देखा था उसमें 1 सब्ट्रैक्शन की वजह यही थी कि 2 इमेजेस एक ही जगह पर बन रही होंगी। अच्छा भाई, अब ज़रा देखिए इन इमेजेस की ख़ास बात तो एक और होती है। ये जो इमेजेस होती हैं ना, ये सारी इमेजेस ये कॉन्साइक्लिक होती हैं। कॉन्साइक्लिक का मतलब ये सारी इमेज एक ही सर्किल पर लाई करती हैं। कॉन्साइक्लिक इमेजेस होती हैं सब, इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट प्लस ऑल द इमेजेस आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक हम लोग उसको बोलते हैं कि जब ये एक ही सर्किल पर सारे पॉइंट्स आ जाएं, तो ये सारे पॉइंट्स एक ही सर्किल पर आते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं ये सारी चीज़ें कॉन्साइक्लिक होती हैं। कैसा साइकिल, कैसा सर्किल? ऐसा सर्किल जिसका सेंटर दोनों मिरर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो और जिसकी रेडियस इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट और इस ऑब्जेक्ट को मिलाने वाली लाइन के बराबर हो। तो ये इसका रेडियस हो जाता है और ये इसका सेंटर। ठीक है, तो ये कुछ खास बात होती हैं इन इमेजेस के केस में कि सारी इमेजेस इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट आर कॉन्साइक्लिक, जिसका सेंटर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट और जिसका रेडियस इन दोनों को मिलाने वाली लाइन। सही है, तो ये कुछ बातें थीं 2 इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स के केस में। तो इस तरह से इमेजेस आप देख सकते हो। देखिए अब हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर m है ना भाई, शॉर्टकट तो वही था ना m सॉल्व करने वाला, तो m को आप सॉल्व कर लीजिए और नंबर ऑफ़ इमेजेस बहुत क्विकली आप बता सकते हो। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा भाई, m वाले मेथड से 360/θ वाले मेथड से इवन और ऑड देखना होता है ना, तो इवन और ऑड तो तभी देखोगे ना जब m एक इंटीजर आ जाए। लेकिन ज़रूरी नहीं कि m हर बार एक इंटीजर आ जाए, m कभी कभी फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो ज़रा देखते हैं भाई, फ्रैक्शन अगर आ गया तो किस तरह से हम लोग काम करें। अगर फ्रैक्शन आ गया तो उसको इंटीजर बनाकर काम मत करिए, है ना। इंटीजर बनाकर काम करेंगे तो कभी कभी गलत भी आंसर आ जाता है उस केस में। तो हम लोग उसको डिफरेंट प्रोसेस से देखेंगे, डिफरेंट मेथड से देखेंगे कि अगर m एक फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तो हम लोग नंबर ऑफ़ इमेजेस कैसे काउंट करें। ओके, चलिए देखते हैं दूसरा मेथड। देखिए इसके लिए फिर से हम लोग थोड़ा सिंपल केस से हम लोग इसको सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे फिर से सपोज़ कि 2 प्लेन मिरर परपेंडिकुलरली रखे हुए हैं और एक ऑब्जेक्ट किसी पोजीशन पर रखा हुआ है। ठीक है, अभी भले ही 360/θ एक इंटीजर आ जाए, लेकिन हम लोग एक मेथड सीख रहे हैं जिसको कि हम लोग फ्रैक्शन के केस में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें 360/θ एक फ्रैक्शनल नंबर आता है। तो हम लोग एक मेथड सीख रहे हैं और मेथड को इस सिचुएशन से सीखना इजी होगा, है ना, क्योंकि एक जनरल एंगल आप लोगे 60 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, तो थोड़ा उसको फिगर प्लॉट करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे फिगर को प्लॉट करना रिलेटिवली सिंपल होता है, इसलिए हम लोग इससे सीखेंगे और अप्लाई उसमें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई देखिए, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि जब तक एक ऑब्जेक्ट किसी प्लेन मिरर के सामने आता है तब तक वो प्लेन मिरर उस ऑब्जेक्ट की इमेज बना सकता है। लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट किसी मिरर के बैक साइड आ जाए तो ये मिरर इस ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बना सकता। तो कैसे हम लोग देखें कि एक ऑब्जेक्ट किसी मिरर के फ्रंट में लाई किया या बैक साइड लाई किया। तो इसका एक आसान तरीका ये होता है कि भाई अगर आप देखो कि ये ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट में है या बैक साइड है, तो आप काम क्या करिए, इसको इससे मिला दीजिए और ये इस एंगल को ज़रा चेक करिए।
ये एंगल 180 से छोटा है या 180 से बड़ा है। अगर ये एंगल 180 से छोटा है इसका मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट रीजन में होगा, और अगर तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इमेज बनेगी। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि भाई एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो कैसे हमें पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट इसके फ्रंट रीजन में है या बैक रीजन में? सिंपल, अगर थोड़ी सिचुएशन ना हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, तो इसको इस तरह से आप देख सकते हो कि भाई आप इसको इससे मिलाइए और ये वाले एंगल को चेक करिए कि भाई ये वाला एंगल 180 से बड़ा है या 180 से छोटा है। अगर 180 से बड़ा है तो ज़रूर से ये पॉइंट, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के बैक रीजन में होगा, और अगर बैक रीजन में होगा तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा भाई, अगर 90 भी 180 भी आ जाए, अगर 180 भी आ जाएगा तो भी इमेज बनेगी। अगर थीटा 180 भी आता है तो भी इमेज बनती है। यानी इमेज फॉर्मेशन तब होगा जब थीटा एंगल, कौन सा एंगल, मिरर से ऑब्जेक्ट को मिलाने वाला एंगल, ये एंगल अगर 180 या 180 से छोटा आ जाएगा तब इमेज बनेगी, और 180 से बड़ा आ जाएगा तो इमेज नहीं बनेगी। अब ज़रा इसको हम लोग अप्लाई करते हैं इस सिचुएशन में। देखिए कैसे, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है, भाई एक काम तो ये भी कर सकते हो कि जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पीछे इमेज, नो डाउट ये तो रहता ही है प्लेन मिरर में हमेशा। तो डिस्टेंस से ये चीज़ कर लेना, डिस्टेंस से इसको और आगे तक बढ़ाना, ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे भी सिंपल मेथड जो पड़ता है वो है एंगल वाला। कैसे एंगल वाला? देखो प्लेन मिरर है तो जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट होगा उतना डिस्टेंस पीछे इमेज बनेगी, नो डाउट। अगर ये डिस्टेंस सेम है तो एंगल भी तो सेम होना चाहिए, है कि नहीं? यानी जितना एंगल बनाती हुई लाइन पर होगा ऑब्जेक्ट, उतना ही एंगल बनाती हुई लाइन पर होगी इमेज। ये भी तो होगा, प्लेन मिरर से जितना एंगल बनाती हुई लाइन पर ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, प्लेन मिरर से उतना ही एंगल बैक साइड बनाती हुई लाइन पर इमेज लाई करेगी। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होती है, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा प्लेन मिरर से इमेज के बनने में। एंगल से पहचानना इजी है। अभी देखो, देखा था ना कि एंगल से ही आप बहुत आसानी से पहचान सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट मिरर के फ्रंट रीजन में या बैक रीजन में। इसलिए हम लोग एंगल वाले मेथड से काम करते हैं। चलिए भाई, अब देखिए ये जो इमेज थी I1, इस इमेज को है ना, तो हम लोग कोई एंगल ले लेते हैं। सपोज़ ये ऑब्जेक्ट रखा था 30 डिग्री वाले एंगल वाली लाइन पर, तो 30 डिग्री एंगल वाली लाइन पर अगर ऑब्जेक्ट होगा तो 30 ही डिग्री एंगल वाली लाइन पीछे इमेज बन जाएगी। सही है। अब हमें ये देखना है कि क्या ये इमेज इस मिरर के फ्रंट रीजन में है या बैक रीजन में है। और फ्रंट रीजन और बैक रीजन पहचानना भी बहुत आसानी से आपको बताया कि आप चेक कर लो कि एंगल क्या 180 से छोटा है या 180 से बड़ा है या 180 है। चलिए भाई चेक करते हैं। देखो ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल देखो 30 और 90, तो 30 और 90 ये तो हो गया 120, और 120 तो 180 से छोटा है, तो फिर सही है। जितना एंगल बनाती हुई लाइन पर ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इसको दिखेगा, ये इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी ना, क्योंकि ये फ्रंट में है, और फ्रंट में है तो फिर जितना सामने ऑब्जेक्ट उतना पीछे इमेज। अब जितना पीछे जितना सामने, तो हम लोग डिस्टेंस से काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग एंगल से काम कर रहे हैं। और एंगल से जब काम करते हैं तो हम लोग किस तरह से कहते हैं, जितना एंगल बनाती हुई लाइन सामने ऑब्जेक्ट उतना ही एंगल बनाती हुई लाइन पर पीछे इमेज। जब डिस्टेंस से काम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जितना डिस्टेंस सामने ऑब्जेक्ट उतना डिस्टेंस पीछे इमेज। क्लियर? लेकिन जब एंगल से काम कर रहे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई जितना डिस्टेंस बनाती हुई लाइन पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतना ही एंगल बनाती हुई लाइन पर इमेज भी लाई करेगी। बात एक ही इसी तरह से। डिस्टेंस से इसको आगे कंटिन्यू करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए एंगल से हम लोग कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए, अब एक चीज़ ये समझ में आई 120 डिग्री को देखकर कि ये इमेज इस मिरर के फ्रंट में है, और फ्रंट में है तो ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और अगर ऑब्जेक्ट का काम करेगी तो इसकी फर्दर इमेज कहाँ पर बनेगी, जितना एंगल सामने वाली लाइन पर ये इमेज, उतना एंगल पीछे वाली लाइन पर इस इमेज की इमेज, यानी कि ये इमेज बनेगी यहाँ कहीं पर। कितना एंगल, यहाँ से 120।
ये पूरा 120 वाली लाइन पर इस इमेज की इमेज बन जाएगी। सही है। अब हमें देखना है कि क्या ये इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मिरर M1 के लिए, क्योंकि ये इमेज किसने बनाई, ये इमेज M2 ने बनाई। तो M2 की बनाई गई इमेज क्या M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अब ज़रा इस इमेज का एंगल देख लो यहाँ से, तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 120 और प्लस 90, तो 120 प्लस 90 करेंगे तो ये 210 आ जाएगा, और 210 तो 180 से बड़ा है। तो इस चीज़ को देखकर हम क्या आइडिया लगाएंगे, हम ये आइडिया लगाएंगे कि ये इमेज इस वाले मिरर के बैक साइड आ जाएगी, बैक रीजन में आ जाएगी। और बैक रीजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है या किसी और की बनाई गई इमेज होती है, ठीक है, तो फिर वो उसकी फर्दर इमेज नहीं बना पाता। बात समझ में आ रही, क्यों? क्योंकि इसकी बनाई गई इमेज कहाँ पर आ रही है, इस वाले मिरर के बैक रीजन में आ रही है। तो ऐसे में इसकी फर्दर इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए भाई, अच्छा बात क्लियर है, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो यहीं पर हम लोग प्रोसेस को रोक देते हैं। अब ज़रा दूसरी तरफ से काम करते हैं। अब दूसरी तरफ से अगर काम करेंगे तो बताइए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट था वो इस वाले मिरर से कितने एंगल पर था, इस वाले मिरर से था 60 डिग्री एंगल पर। तो जितना एंगल वाली लाइन पर ऑब्जेक्ट होगा उतने ही एंगल वाली लाइन पर, यानी कि 60 डिग्री वाली लाइन पर इमेज होगी। इसको आप I3 कह दीजिए। अब बताइए, ये इमेज किसने बनाई, ये इमेज बनाया M2 ने। अब क्या M2 की बनाई गई इमेज M1 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी? बिल्कुल ऑब्जेक्ट का काम करेगी। क्यों? क्योंकि 60 और प्लस 90, तो 60 प्लस 90 होता है 150, और 150 180 से छोटा है। और अगर 180 से छोटा है तो ये इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अच्छा भाई, तो फिर कितना एंगल वाली लाइन पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस मिरर से कितना एंगल वाली लाइन पर ये ऑब्जेक्ट हो गया, 90 प्लस 60 यानी 150। तो 150 इधर से बैक साइड आइए, और अगर 150 इधर से आप बैक साइड आओगे तो आप ज़रा ज्योमेट्री देख लीजिएगा, आप उसी लाइन पर आ जाओगे जिस लाइन पर I2 थी। यहाँ से 150 काउंट करके देख लीजिए, और यहाँ से 150 अगर आप काउंट करोगे ना, देखो ये पूरा था 120 में ये वाली चीज़ 30 हटा दीजिए, सॉरी 120 में ये 90 हटा दीजिए तो ये 30 आ जाएगा। ठीक है, अब सोचिए भाई 30, 180 में 30 हटा दीजिए तो 150। तो ज़रूर से ये जो I3 आएगी वो इसी लाइन पर आएगी जिस लाइन पर पहले से ही I2 है। ठीक है, तो इससे हमें और क्लियरली पता चल जाता है कि कब दो इमेजेस एग्जैक्टली ओवरलैप करेंगी। डिस्टेंस में हो सकता है कि आपको समझने सोचने में प्रॉब्लम हो, लेकिन एंगल वाले में आप बहुत ईज़िली आप पहचान जाते हो कि कब दो इमेजेस एक ही पॉइंट पर बनेंगी। देखिए यहीं से दिख रहा है कि जिस वाली लाइन पर पहले से I2 थी, यहाँ से जब 150 नापते हुए आएंगे तो हम उसी लाइन पर आ जाएंगे जिस लाइन पर पहले से ही I2 थी, यानी I2 और I4 ये वहीं पर बनेगी, एक ही जगह पर बनेगी। तो एक ही जगह पर बनेगी तो आप इन दोनों को 2 नहीं बल्कि 1 इमेज कहेंगे। तो 1 इमेज ये, 1 इमेज ये, 1 इमेज ये, तो टोटल कितनी इमेजेस हो गई, 3 इमेजेस। तो 3 इमेजेस बनेंगी इस सिचुएशन में। ठीक है, अच्छा भाई फिर से अगर आप फर्दर और चेक करना चाहते हो, बताइए I2 किसने बनाई, I4 किसने बनाई? I4 बनाई थी M1 ने, किस एंगल पर, 150। अब ज़रा चेक करो कि अगर ये I4 M1 ने बनाया तो ये I4 M2 से कितने एंगल वाली लाइन पर है। तो 150 में आप 90 और ऐड कर दीजिए तो ये तो हो गया 240, और 240 तो 180 से कहीं आगे निकल गया। ठीक है, तो अब फिर से इमेज का बनना बंद हो जाएगा यहीं पर। तो टोटल इतनी ही इमेजेस बनेंगी, यानी 4 - 1 दैट इज़ 3। अब देखिए यहाँ पर फिर से आप थोड़ी ज्योमेट्री देख रहे होगे कि थोड़ा सा टफ है ना। अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इतना टाइम तो नहीं होता है कि आप उसको इतना साफ़ सुथरा फिगर बनाइए और उसको प्रॉपर सॉल्व करिए और इतनी ज्योमेट्री का ध्यान दीजिए, है ना। तो उसमें तो हमें बहुत जल्दी जल्दी काम करना होता है। तो देख लेते हैं इसी ग्राफिकली, जो ये सब हम लोगों ने ग्राफिकली ये सब चीज़ें देखी, ठीक है, जो फिगर से सारी चीज़ें देखी, ज्योमेट्री से सारी चीज़ें देखी, इसी को हम अब मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं। मैथमेटिकली कन्वर्ट करके इसको देखते हैं, यही सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिएगा, देखिए इसी सब हम लोग फिगर्स को हम लोग मैथमेटिकली मेथड में कन्वर्ट करके देख लेते हैं, जिससे कि काम थोड़ा क्विकली हो जाए और आसानी से हो जाए, कोई गलती के चांस ना हो।
देखिए इसको आप इस तरह से क्या करिए कि जैसे ये है M1, एक बना लीजिए M1 M2, ऐसे ये दो मिरर्स हैं, इनका नाम लिख लीजिए अलग से M1 M2। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट M1 वाले मिरर से 30 डिग्री के एंगल पर रखा है, तो पहली इमेज तो 30 डिग्री बैक साइड बन जाएगी। अब वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी या नहीं करेगी, इसका पता कैसे लगाइए। 30 में दोनों मिरर्स के बीच का एंगल ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाता है कितना 120, और 120 180 से छोटा है तो काम करेगी, यानी इसकी बनाई गई इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, क्योंकि ये 180 से छोटा आ गया। 180 भी आ जाता तो भी हम लेते, कब नहीं लेते, जब 180 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो अब 30 में 90 ऐड कर दीजिए और उसको थोड़ा इधर लिखिए, नीचे लिखिए, तो 120। अब ये इमेज M1 के लिए फिर से ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगी या नहीं करेगी। अब क्या करिए, फिर से 120 में दोनों मिरर्स के बीच का एंगल ऐड कर दीजिए, और ये देखिए कि क्या ये 180 से छोटा है कि बड़ा है। तो इस केस में तो ये 180 से बड़ा है, यानी कि फर्दर इमेज मत बनाइए, अब इमेज नहीं बनेगी, यहीं पे रोक दीजिए। चलिए भाई, अब ज़रा फिर से इस ऑब्जेक्ट को दूसरे वाले मिरर से स्टार्ट करिए। तो दूसरे मिरर से इस ऑब्जेक्ट का एंगल क्या है 60, तो पहली इमेज बन जाएगी 60 पर। अब फिर से 60 में है ना, ये M2 ने बनाया 60 पर। अब 60 पर जो M2 ने बनाया है वो M1 के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी या नहीं करेगी, ये चेक करना है। तो अब काम क्या करिए, उसमें फिर से 90 ऐड कर दीजिए। तो इसमें जब 90 ऐड करिएगा तो 60 + 90, तो ये हो जाएगा 150, और 150 180 से छोटा है तो इमेज बनेगी। तो यहाँ लिख दीजिए। अब 150 में फिर से 90 ऐड करिए तो ये और बड़ा हो जाएगा 240, यानी इमेज का बनना यहीं पर बंद हो जाएगा। तो टोटल कितने एंगल्स दिखे अब तक आपको, 4 जगह पर एंगल्स दिख रहे हैं। अब 4 जगह एंगल्स दिख तो रहे हैं तो 4 इमेज तो बन सकती होंगी, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 इमेज एक ही जगह पर बन रही हों। तो आप ये 4 काउंट कर लें, जबकि इमेज बनेंगी 4 में 1 कम, यानी 3। तो अब ये कैसे पता लगाया जाए मैथमेटिकली कि 2 इमेजेस एक ही जगह पर बन रही हैं। देखिए इसका भी तरीका है। आप काम ये करिए कि जो सबसे बड़े वाले एंगल्स हैं, सबसे बड़े वाले एंगल्स, उनसे पहले शुरुआत करिए। सबसे बड़े एंगल्स वालों को आप ऐड कर दीजिए, और इसमें दोनों मिरर्स के बीच का एंगल भी इंक्लूड कर लीजिए। और अगर ऐसा करने से ये आता है एग्जैक्टली 360, अगर एग्जैक्टली 360 आ जाए तो आप कहोगे श्योरली कि ये दोनों इमेजेस एक ही जगह पर बनेंगी, सही है। और अगर 360 से छोटा आ जाए तो फिर कोई भी 2 इमेज एक जगह पर नहीं बनेंगी, जितने एंगल्स दिख रहे हैं उतनी इमेजेस बनेंगी। लेकिन अगर यही फिगर 360 से बड़ा आ जाए तो अभी 2 इमेज के एक जगह पर बनने के चांस हैं। हम लोगों ने सबसे बड़े एंगल्स लिए ना, एक इधर से और एक उधर से, दोनों इधर से नहीं, दोनों उधर से नहीं। एक इधर से एंगल उठाइए, सबसे बड़ा से शुरुआत करिए, और उधर भी एक एंगल उठाइए, सबसे बड़े वाले एंगल से शुरुआत करिए। इनको सम करिए और इसमें दोनों मिरर्स के बीच का एंगल भी इंक्लूड कर लीजिए। और अगर ये नंबर 360 से बड़ा आता है तो हमें फर्दर टेस्टिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहीं पर ये 360 से छोटा आ जाए तो टेस्टिंग नहीं करनी पड़ेगी, जितने एंगल्स दिख रहे हैं उतनी ही इमेजेस बनेंगी। और अगर एग्जैक्टली 360 आ जाए तो आप कहोगे कि भाई यही दोनों इमेजेस एक ही जगह पर बनेंगी। लेकिन अगर ये 360 से बड़ा आ जाए तो हो सकता है कि ये दोनों इमेज एक जगह पर बने, या हो सकता है ये दोनों इमेज एक जगह पर बने। तो अब हमें इनसे छोटे वाले एंगल्स को लेकर यही प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। तो ऐसे ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना होता, मैक्सिमम 2 बार में चेक हो जाता है। 2 बार से ज़्यादा कभी रिपीट नहीं करना पड़ता। तो इस तरह से हम लोग रिपीट करते हैं। चलिए ज़रा इसमें देख लेते हैं, क्या ये 360 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। तो 150 + 120 + 90, तो ये तो हो गया क्या एग्जैक्टली 360 हो गया भाई 150, और ये हो गया 270 + 90, ये तो एग्जैक्टली 360 हो गया। और अगर एग्जैक्टली 360 हो गया तो ये दोनों इमेजेस, these 2 images at the same place, तो ये दोनों एक ही जगह पर इमेजेस बनेंगी, क्योंकि एग्जैक्टली 360 आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए एक और हम लोग जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। अभी एक प्रैक्टिस और कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक प्रैक्टिस और करते हैं इसकी, जिससे और एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे
देखिए इस बार हम लोग ले लेते हैं दो प्लेन मिरर्स के बीच का एंगल है सपोज़ 50 डिग्री, ये है 50 डिग्री, और ये ऑब्जेक्ट रखा है इस M1 वाले मिरर से 20 डिग्री पर। अब देखिए अगर दोनों मिरर्स के बीच का एंगल 50 है तो आप 360/50 करोगे तो ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, और अगर फ्रैक्शन में आ गया तो फिर वो वाला मेथड फेल हो जाएगा, इवन और ऑड वाला। हाँ, ये गलती मत करिएगा कि आप इसको इंटीजर बना दीजिए और फिर इवन और ऑड लगाइए, नहीं भाई, कभी कभी वो रिज़ल्ट गलत भी बता देता है, आंसर गलत भी आ सकता है इससे। तो हम लोग काम क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। ये भी मेथड सिंपल ही है। इस मेथड से तो चाहे इवन आए या चाहे इंटीजर आए या फ्रैक्शन आए, सभी केसेस में ये मेथड एप्लीकेबल हो जाता है, ये वाला M1 M2 वाला। चलिए भाई, तो M1 M2 को यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग। पहले M1 से स्टार्ट करते हैं। बताइए M1 से ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, M1 से 20 डिग्री बनाती हुई लाइन पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये गिवन है। चलिए तो M1 से 20 डिग्री तो 20 पर बन गया पहली इमेज। अब करना क्या है आपको, बार बार दोनों मिरर्स के बीच का एंगल इनमें सम करते चले जाना है, और ऐसा तिरछा आपको नोट करते चले जाना है बस, ठीक है। तो 20 में 50 ऐड करिए, तो 20 में 50 ऐड करेंगे 70, और 70 में 50 ऐड करेंगे तो 120, 120 में 50 ऐड करेंगे तो 170, और 170 में अगर आप 50 ऐड करोगे तो 180 से एक्सीड कर जाएगा। तो फिर इसके आगे आपको नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। बार बार आप दोनों मिरर्स के बीच का एंगल इंक्लूड करते जाइए, सम करते जाइए, और जब तक 180 से छोटा या 180 भी है तब तक आप उसको नोट करते जाइए, और अगर 180 से बड़ा है तो उसको नोट मत करिए। चलो भाई, तो ये M1 से स्टार्ट करके यहाँ तक हमने पहुँचा दिया। अब ज़रा M2 से स्टार्ट करिए। M2 से अगर स्टार्ट करें तो पहली इमेज बनेगी 30 बैक साइड। अब 30 में फिर से 50 ऐड करिए तो ये बन जाएगी 80। 80 में फिर से 50 ऐड करिए, 80 में 50 ऐड करेंगे तो 130, 130 में 50 ऐड करेंगे तो 180। देखो भाई, 180 में 50 ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा। तो यहीं पे प्रोसेस बंद कर दीजिए। कितनी जगह आपको एंगल्स दिख रहे हैं, 4 और 4 8, तो नंबर ऑफ़ इमेजेस 8 बन सकती तो हैं, लेकिन हमें ज़रा चेक कर लेना चाहिए कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 इमेजेस एक ही जगह पर बन रही हों। अब देखिए इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं, आपको बताया। इधर से सबसे बड़ा वाला एंगल उठाइए और उधर से सबसे बड़ा वाला एंगल उठाइए, और दोनों को सम करके देख लीजिए, और दोनों को सम करने के साथ साथ इनमें दोनों मिरर्स के बीच का एंगल भी मिला दीजिए। अगर ये 360 है, अगर है तो ज़रूर से ये दोनों इमेजेस एक ही जगह पर बनेंगी, और अगर 360 से छोटा है तो कोई भी 2 इमेज एक जगह पर नहीं बनेंगी। लेकिन अगर 360 से बड़ा है तो अभी ऊपर वाले किसी इमेज के 2 के एक जगह बनने के चांस हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा 180 + 170 350, और 350 और 50 ये तो 400 आ गया। तो भले ये 360 ना हो, ये दोनों इमेजेस तो एक जगह पे नहीं बनेंगी, लेकिन अभी ऊपर की कोई इमेज 2 एक जगह पे बन सकती हैं, ठीक है। तो अभी टेस्टिंग बंद नहीं करेंगे, अब फिर से टेस्ट करिए। चलिए इधर से सबसे बड़ा वाला एंगल ले लीजिए, अब उधर से छोटा वाला एंगल ले लीजिए, और फिर से इसमें दोनों मिरर्स के बीच का एंगल मिला दीजिए। क्या देखते हो आप, क्या देखते हो, 180 और 180 कितना हो गया, 360 आ गया 360। तो ज़रूर से आप क्या कहोगे, ये दोनों इमेजेस एक ही जगह पर बनेंगी। these two images at the same place। और अगर एक ही जगह पर बनेंगी तो बताइए टोटल नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या हो जाएंगी, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हो जाएंगी, 8 एंगल थे, 8 एंगल में से एक कम कर दीजिए तो 7। अच्छा, आप कहोगे कहीं और भी तो 2 इमेजेस एक जगह पे नहीं बन रही होंगी। चलिए भाई चेक कर लीजिए। इधर से अब सेकंड लास्ट वाला उठाइए और उधर से सबसे बड़ा वाला ले लीजिए। तो 120 + 170, और इसमें दोनों मिरर के बीच का एंगल मिला दीजिए। बताइए ये क्या हो जाएगा, 120 और ये 50 हो गया 170, 170, 170 ये हो गया 340, ठीक है। तो ये हो गया 340, और 340 तो 360 से छोटा है, यानी कि अब कोई भी 2 इमेज एक जगह पर नहीं बनेंगी।
तो जब तक 360 से बड़ा है तब तक टेस्टिंग जारी रहेगी। हम छोटे वाले एंगल को ले लेकर काम करते रहेंगे, इधर से एक और उधर से एक। और जब 360 से छोटा आने लगे तो बस टेस्टिंग भी बंद कर दीजिए। सही है। कब दो इमेजेस एक ही जगह पर बनेंगी? जब एग्जैक्टली 360 आ जाए, राइट। तो इस तरह से हमें काम करना है। दो मिरर्स के बीच में अगर एक ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये एक बहुत ही जनरल मेथड है, इससे आप किसी भी तरह के केसेस सॉल्व कर सकते हैं, चाहे m इवन आए, ऑड आए, फ्रैक्शन आए, इंटीजर आए, कैसा भी आए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। बात क्लियर? तो नंबर ऑफ़ इमेजेस किस तरह से सॉल्व करना है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए भाई और आगे देख लेते हैं। इसमें देखिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग प्रैक्टिस के लिए। सपोज़ फिर से m1 और m2 के बीच में कुछ एंगल दे रखा है, इस बार सपोज़ 40 है, और एक ऑब्जेक्ट m1 से 15 डिग्री वाली लाइन पर रखा है। देखिए अगर ये 40 है तो हम लोग इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं, सिंपल वाले फटाफट वाले मेथड से। कैसे कि अगर थीटा है 40 डिग्री तो 360/40 करिए ज़रा, तो ये आ जाएगा 9। और 9 कैसा है? 9 तो ऑड है। अब ऑड है तो हमें देखना होगा क्या ये ऑब्जेक्ट पर एंगल बाइसेक्टर पर रखा है। बताइए 40 का एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? 20, लेकिन ये रखा है 15 डिग्री पर। तो अगर ये 15 डिग्री पर रखा है तो ये बीचों बीच वाला एंगल नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो नंबर ऑफ़ इमेजेस क्या होंगी? पूरी 9। अब ज़रा चेक करते हैं क्या ये अपने इस मेथड से भी सही आता है। चलिए भाई चेक करते हैं। इधर लिख लीजिए आप m1 और इधर लिख लीजिए आप m2। ठीक है, एक तरफ m1 और एक तरफ m2 लिख लीजिए। बताइए किस तरह से इसको देखा जाए। m1 से शुरुआत करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 15 पर, तो पहली इमेज बन जाएगी 15 में 40 ऐड कर दीजिए। तो 15 में 40 ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा। चलिए भाई 55 में फिर से 40 ऐड करिए। तो 55 में अगर आप 40 ऐड करेंगे तो ये तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 95। और 95 में फिर से 40 ऐड करिए। 95 में अगर आप 40 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 135। और 135 में अगर एक बार और 40 ऐड कर दीजिए तो 175। और 175 में अगर आप 40 ऐड करोगे तो एक्सीड कर जाएगा 180 से। यहीं पे प्रोसेस बंद कर दीजिए। अब ज़रा आइए उधर से, इधर से 25 m2 से। तो ये एंगल कितना है? ये एंगल है 25। तो पहली इमेज 25 प्लस 40, 25 प्लस 40 65 प्लस 40 105, और 105 प्लस 40 ये हो जाएगा 145। और 145 प्लस 40 185। तो 185 पर तो हमें नहीं जाना, यानी कि बस यहीं तक रहना है, 145 में 40 ऐड कर देंगे तो 185 जाएगा, जो कि एक्सीड कर जाएगा 180 से। अब देखिए सबसे बड़ा वाला एंगल इधर और सबसे बड़ा वाला एंगल उधर। तो सबसे बड़ा वाला एंगल क्या है? 175। अब 175 में 135 ऐड करिए और इसमें दोनों मिरर्स के बीच का एंगल भी इंक्लूड कर दीजिए, सबको सम कर दीजिए। तो सबको सम करेंगे तो ये 0 है ना, 8 और 3 11 और 4 ये 15 और एक और ये 350। ये देखिए, तो इन सब को अगर आप सम करेंगे, इधर से सबसे बड़ा वाला एंगल और उधर से सबसे बड़ा वाला एंगल और दोनों मिरर्स के बीच का एंगल, अगर आप इन सब एंगल को सम करेंगे तो ये एंगल आता है 350। और 350 तो वह 360 से छोटा है। और अगर सबसे बड़े वाले एंगल्स का सम ही 360 से छोटा है तो बाकी एंगल्स तो और 360 से छोटे होंगे, यानी कि अब ऊपर फर्दर दो इमेज के एक जगह पे बनने के चांस नहीं हैं। ठीक है, तो कोई भी दो इमेज एक जगह पर नहीं बनेगी, यानी कि टोटल कितनी इमेजेस बनेंगी? 9 एंगल्स दिख रहे हैं तो 9 इमेजेस बनेंगी। सही है। तो इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ़ इमेजेस की काउंटिंग कर सकते हैं दो इंक्लाइन मिरर्स के केस में। ठीक है, तो आपको एक बहुत जल्दी वाला मेथड ही बताया और इस तरह से सिस्टमेटिक तरीका भी आपको बताया। ठीक है, इस तरह से कब किया जाए, उस तरह से कब किया जाए, ये भी आपको बताया। ठीक है, तो आप देख लीजिए किस तरह को आपको सिचुएशन दे रखी है और उसमें कौन सा मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो कोशिश यही करिए कि भाई अगर इंटीजर में दिया हुआ है तो इस मेथड से ही करिए, इससे तो बहुत जल्दी आ जाता है 1-2 लाइन में ही। और अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो आप इस मेथड से काम कर सकते हैं। ठीक है,
तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और प्लेन मिरर से जुड़े हुए 1-2 पॉइंट्स और अभी रह गए हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। हम लोग ऐसे केसेस भी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर एक पर्सन है, उसकी कुछ हाइट है, तो वो किस मिनिमम लेंथ का मिरर यूज़ करे जिससे कि वो अपनी कंप्लीट बॉडी को देख सके, फुल इमेज को देख सके। ठीक है, तो इसका रिज़ल्ट भी देखेंगे और इस रिज़ल्ट पर कई सारे वेरिएशन भी करके देखेंगे। इस तरह के और भी कई वैरायटी के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। और ये वाला जो केस था ये कब एप्लीकेबल होगा इसको भी हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें कि प्लेन मिरर से जुड़े हुए हम लोग कुछ पॉइंट्स को और डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में अपना प्लेन मिरर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए, जिससे कि हम लोग उसके बाद वाले लेक्चर में स्फेरिकल मिरर स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलिए भाई, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे देखते हैं। ओके।